जो भी हाजी जाने वाले हैं वो लगभग मैं समझता हूँ 6 तारीख का इसको इनाग्रेशन होगा। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के जो कर्नाटक स्टेट हज के जो मंत्री बने हैं जनाब रहीम खान साहब, जो पिछले 4 बार MLA भी इधर से रह चुके हैं और मंत्री भी थे स्पोर्ट्स के। इस वक्त कर्नाटक हुकूमत हमारे सिद्धरामैया जी ने उनको म्यूनसिपालिटी और हज मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन और हमारे तमाम कमेटी की तरफ से मैं मिनिस्टर साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और आने वाले दिन में उन्होंने हज कमेटी में हमारा साथ देंगे, हमारे साथ अच्छा काम करेंगे और इसमें तरक्की लाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं सिद्धरामैया जी को, DK शिव कुमार जी को, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को और तमाम मिनिस्टर्स को और हमारे ख़ास तौर पे स्पीकर साहब जो हमारे UT खादर साहब है, पहली बार उन्होंने स्पीकर कर्नाटक के बने। मैं पूरा कर्नाटक स्टेट हमारे हज कमेटी की तरफ से दिल की गहराई से मैं बहुत उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह इस फंक्शन में आने वाले 6 तारीख के तमाम MLAs, तमाम मिनिस्टर्स, MLCs और सब यहाँ इस हज भवन इनाग्रेशन में मौजूद रहेंगे। इंशाल्लाह कल हमारी मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग और इंस्पेक्शन है, उसके बाद हमारी तैयारी शुरू होगी कि कैसा हम इनाग्रेशन करेंगे और तमाम लोगों को यहाँ बुला करके बड़े पैमाने पे इसका आगाज़ होगा, क्योंकि 8000 हाजी इस वक्त कर्नाटक से जाने वाले हैं। बहुत बड़ा काफ़िला है और इसमें बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ की सहूलतें पहुँचे। इंशाल्लाह वैक्सीनेशन हो चुका है और ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है। अभी फ़्लाइट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस हज भवन की तमाम तैयारी हम लोग कर चुके हैं और तमाम हाजी जो वैक्सीनेशन एक लिए थे उनको रुका गया है कि दूसरा वैक्सीनेशन ले। वैसे 3000 हाजी 500 हाजी का ऐसा प्रॉब्लम आया है, वो भी दिन पे दिन क्लियर हो रहा है। जैसा कि कोविड की 2 वैक्सीनेशन लेना था, कुछ हाजी 1 वैक्सीन लिए, 1 नहीं लिए, तो सेंट्रल हज कमेटी उसको स्टॉप की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी उन हाजियों को और 1 वैक्सीनेशन लेके उसका भी हमने क्लियर करा रहा है। तो दिन पे दिन वो भी कम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगभग वो भी
200-250 के आसपास आ चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, और तमाम जितने भी हाजी वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं उनसे भी हम गुजारिश की है कि आप वैक्सीनेशन ले करके आपका हेल्थ कार्ड और हेल्थ सर्टिफिकेट दे करके आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियरेंस करें। और मैं जितने भी हाजी इस साल कर्नाटक स्टेट से जाने वाले हैं तमाम हाजियों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक बार पहली बार कर्नाटका स्टेट को कुछ 8,000 हाजियों का क्या कहते हैं, हाजियों को हज जाने का कोटा दिया गया है। तो इस कोटे में जो है हम लोगों को कुछ 8,200 एप्लीकेशंस आए थे। तो उसमें 150 लोग जो है ज़्यादा थे, हज जितने टारगेट थे उससे ज़्यादा थे। उसके बाद कैंसिलेशन होकर अभी 7,500 हाजी जो हैं यहाँ से कर्नाटका के हज कमेटी से हज के लिए जा रहे हैं। और पहले का जो कानून था कि यहाँ पर हमारे 4 एम्बार्केशन पॉइंट्स हुआ करते थे, बैंगलोर, मैंगलोर, हैदराबाद कर्नाटका एरिया का, और मुंबई कर्नाटका एरिया का गोवा से एम्बार्केशन पॉइंट था। लेकिन ये बार जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोई भी हाजी आपके पसंदीदा एम्बार्केशन पॉइंट से हिंदुस्तान से कहीं भी जा सकता है। तो हमारे पास थोड़े ऐसे कहते हैं कि जो हाजियां हैं जो मुंबई से भी यहाँ से जा रहे हैं, दिल्ली से भी जा रहे हैं, और यहाँ से भी के भी हाजी भी दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट से भी जा रहे हैं। और जो मंगलूर से एम्बार्केशन पॉइंट से जा रहे थे वो लोग कन्नूर से जा रहे हैं। जो उनको जो एप्लीकेशन में था उसमें चॉइस दिया गया था कि फर्स्ट एम्बार्केशन पॉइंट का चॉइस आपका क्या है, सेकेंड एम्बार्केशन पॉइंट्स का चॉइस आपका क्या है। तो बहरहाल तो जो है एम्बार्केशन पॉइंट्स का क्लैरिटी मिल गई है। तो कहाँ से जा रहे हैं, तो 7,500 हाजी जब यहाँ से जा रहे हैं तो बैंगलोर से जा रहे हैं, बैंगलोर मतलब कर्नाटक से जा रहे हैं। तो मैक्सिमम जो हाजी हैं जो हमारे बैंगलोर से जा रहे हैं, इनके साथ आंध्र प्रदेश के भी कुछ हाजी जो है अनंतपुर के, हिंदूपुर के, ये भी हमारे साथ यहीं हज भवन से हज के लिए जाएंगे। लास्ट टाइम तो जो हज का जो कॉस्ट था वो 4,25,000 कुछ था। तो एक बार बैंगलोर एम्बार्केशन से पॉइंट से जो जा रहे हैं उनका जो कॉस्ट है 3,10,000 5,000 कुछ आया है। तो इसमें क्या है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने हज कमेटी से, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी से यूनियन मिनिस्टर को हमने कहा था कि आप सूटकेसेस जो लास्ट टाइम दिए से हमको बहुत तकलीफ हुई इससे, तो सूटकेसेस का आप साइज दे दें और ये दे दें तो हाजियाँ खुद अपने सूटकेस जो है साइज के हिसाब से खरीद लेंगे। और जैसे कि बाल्टी देना है, बेडशीट देना है, तो सब हाजी के पैसों से कट होता था। तो हमने कहा आप ऐसे कोई भी कट मत कीजिए, हाजी जो चाहते हैं वो लेके आते हैं, और वहाँ पर जिद्दा में, मक्के में और मदीने में खुद भी वो खरीद सकते हैं, वो कोई कॉस्टली चीज़ें नहीं है, वो वहाँ पर ले सकते हैं। तो एक वो चेंजेस हुआ है हज कमेटी के रूल्स में। और दूसरी बात जो है, हर टाइम जो हाजी जाते थे उनका जो है 2,000 रियाल जो है वो पहले ही भरना था, तो ये निकाल दिया गया है। अब तो जो है जो भी हाजी जाता है तो मिनिमम अपने साथ 1,500 रियाल लेके जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पर खाने पीने के इंतज़ाम के लिए जाना है। लेकिन हम पहले जो साथ में जो हज कमेटी के पैसे से नहीं लेते थे, इसलिए हम लोग अभी इस बार नहीं लिए कि हाजी को पहले बार जो है बहुत मुश्किल होगी कि एक ही बार में इतना पैसा भरना बोल के। तो अब अगर क्या कहते हैं, वो अगर खुद से पैसे लेंगे तो टाइम मिलेगा इन लोगों को कि अपने खुद पैसे इंतजाम कर लिए। वो 2,000 है, 3,000 है, 4,000 रियाल है, वो अपने हाथ से लेके जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही क्या कहते हैं वो कन्वीनियंट सिस्टम हो गया है। तो और जो है सेकेंड थिंग है, हमारे फ्लाइट शेड्यूल्स भी अभी आ गए हैं। 7 तारीख से फर्स्ट शेड्यूल फ्लाइट है हमारी बेंगलुरु। हाँ, 7 जून को सुबह के 4 बजे फर्स्ट फ्लाइट निकल रही है बेंगलोर से, और उस दिन जो है 5 फ्लाइट्स हैं साथ, और 22 जून तक ये फ्लाइट जा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग एयरलाइन जो है विस्तारा एयरलाइन है। तो विस्तारा एयरलाइन की जो क्या कहते हैं 150 कैपेसिटी की हवाई जहाज़ जो है, जो यहाँ से जा रही है। तो फर्स्ट दिन में 5 फ्लाइट जाएंगे, और उसके बाद 3 फ्लाइट जाएंगे। तो सुबह के 5 बजे एक है, फिर दोपहर में एक है, फिर बाद में शाम में एक है। तो 3 डिफरेंट फ्लाइट डिफरेंट टाइम पे उन्होंने शेड्यूल फिलहाल दे रखा है। तो हम लोगों ने एयरलाइन से भी हमने बात की कि हाजियों को अच्छी तरह से देख लें और बेस्ट सर्विस दें। जहाँ तक लास्ट टाइम भी थोड़े जो कंप्लेंट्स थे उनके खाने पीने से होके, उनको गाइड करने से होके, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम फ्लायर्स होते हैं जो पहली बार हवाई जहाज़ में जाते हैं, कि उनको कैसे उधर एयरपोर्ट में रहना, सहना, या हवाई जहाज़ में कैसे ट्रैवल करना, इसका सब हम लोगों ने उनको कहा है। ट्रेनिंग तो बहरहाल ट्रेनिंग में तो एजाज भी तो ऑलरेडी बता रहे हैं कि उनको किस तरह रहना है, हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो ये फ़्लाइट शेड्यूल है। तो फिर वहाँ से जो निकलने की जो फ़्लाइट है
तो हमारे वहाँ से फर्स्ट फ्लाइट जो है वहाँ से निकलेगी मदीना से 13 जुलाई में निकलेगी, वहाँ से फर्स्ट फ्लाइट निकलेगी। तो उसके बाद जो है ऐसे सिलसिले में वापस पूरे 15 दिन ये फ़्लाइट्स का जो है शेड्यूल चलता है। हज़रत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने फरमाया, जिस साल हाजियों का हज सही हो जाएगा उस साल सारी दुनिया में दीन फैल जाएगा। इतना सुपर पावरफुल है हज का अमल। इसलिए मैं हुज्जाज किराम से गुजारिश करता हूँ कि बजाय दावतां खा को जाने के, दावतों के समधी के समधी, समधी के समधी, समधी के समधी, भाया भाना दावतां खाने के बजाय सीखने सिखाने वक्त लगाएं, समझ कर जाएं। और वहाँ जाने के बाद हम बचपन से ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन ईद के लिए कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बचपन से पढ़नी पड़ती है। हज का मसला है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हज का मसला ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये गलती पर एक दम देना पड़ता है। और फरमाया कि अगर दम वाजिब हो गया, दम अदा ना करे तो उसका वबाल सारी दुनिया में फैलता है। इसलिए मैं हुज्जाज किराम दरख्वास्त करता हूँ कि दावतों में ना जाएं, बल्कि खालिस हज के ताल्लुक से खूब मालूमात करें, खूब मुजाहिदा करें और वहाँ जाकर इखलास के साथ हज करके आएँ तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और इस साल अगर हज अच्छा हो गया, सही हो गया, सारी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। तो आमतौर पर मुताला करें और इसकी तरबियत भी हासिल करें, तो कौन से क्या तरीके क्या हैं इसके लिए? तो इसमें जो है इसमें जो तजुर्बेकार आलिम दीन हैं उनसे अगर मालूमात कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। वरना एक मतलब हज कर लिया तो उन्हें अपने आप को आलिम बहुत बड़ा आलिम समझता है और सीधे मसले बतलाता है, हम उसके ऊपर ध्यान ना दें, बल्कि जो सही है परफेक्ट है उसके ऊपर। तो अब तक जो ट्रेनिंग दी जाती थी उसमें और इस बार में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि वहाँ के हालात और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो एडवांस हुई है, इसमें जो है हज के परफॉर्मेंस को भी सिस्टम को डिजिटाइज कर रहे हैं, उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़ी मिसाल ये दे सकता हूँ कि रियाजुल जन्ना में अगर आपको जाना है, वहाँ पर अगर नमाज पढ़नी है आपको, तो वहाँ पर जब तक आपको नुसुख ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे और जब आपको नुसुख ऐप पर आपको स्लॉट नहीं मिलेगा, आप रियाजुल जन्ना में नहीं जा सकते। आप पुराना फ़ोन रखेंगे या दो आदमियों के दरमियान, दो आज़मीन के दरमियान एक हैंडसेट रखेंगे तो आप दोनों नहीं जा सकते। तो इस किस्म से आपको जो है आजकल डिजिटाइज हुआ है और हो सकता है और कई जगहों पर जैसे वीज़ा को हमें डाउनलोड करना है तो वीज़ा को डाउनलोड करने के लिए OTP आता है, OTP जब तक हम नहीं देंगे तो हमारा वीज़ा डाउनलोड नहीं होता है। इस किस्म के हालात वहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी यूँ कहूँ कि एक रूहानियत हमारी जो निकल गई है वो ये है कि हाजी जब कमरे से निकलता था तो एहराम की हालत में सोच कर आता था कि वो खुश होता था, जब हरम के सहन में आता था तो खुश हो जाता था मस्जिद हराम को देखकर कि चलो मैं अब इसमें दाखिल होता हूँ। अब हम अपनी मर्ज़ी से दाखिल नहीं हो सकते, अपनी मर्ज़ी से दाखिल नहीं हो सकते। वो लोग जिस तरह मैनेज करते हैं उनकी भी गलती नहीं है, वहाँ के हालात ऐसे आए हैं कि जो मैनेज करते हैं कि कौन से दरवाजे से उन्हें छोड़ना है, या गेट नंबर 1 से या गेट नंबर 79 से या गेट नंबर 64 से, इस किस्म से जो मॉनिटर करते हैं। हम सोच के आते हैं कि हरम में जाके दाखिल हो जाएंगे, हम दाखिल नहीं हो सकते। वो जिस गेट से कहेंगे उसी गेट से दाखिल होना है। और तवाफ़ करने के लिए हम सिविल ड्रेस में जाके तवाफ़ करते थे, अब तवाफ़ नामुमकिन है। अगर यूँ कहूँ कि सिर्फ उम्रा करने वाले को मताफ में इजाज़त है, मर्द हजरात के लिए उम्रा करने वाले को मताफ में इजाज़त है। और एहराम की हालत में हम काबे को छू नहीं सकते क्योंकि खुशबू रहती है। तो अब सिविल ड्रेस में मताफ में जा नहीं सकता, तो आदमी इतने सारे पैसे खर्च करके अब जब वहाँ पर जाता है तो सिर्फ उम्रा वाला उसमें जा सकता है, सिविल ड्रेस में वो मताफ में नहीं जा सकता। तो काबे को छूना भी जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए ऐसे हालात बदले हुए हैं। इन हालात में और ख़ासकर हम ट्रेनिंग इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए, जो बदलाव वहाँ पर आया है, इन तमाम बदलाव को मद्देनज़र रखते हुए हम अप टू डेट ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ तक कि 1.5 महीना पहले जो हालात थे वहाँ पर, उन हालात को मद्देनज़र रखकर हम तरबियत देते हैं।
लोग भी इसका फ़ायदा उठाते हैं, लोग जो है खुश भी हैं, और उनके हम रिव्यू लेते हैं तो बड़ी तबीयत खुश होती है कि चलो हाजी जो है इस तरबियत से फ़ायदा उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि हर आज़िम में हज जो है एक स्मार्टफोन लेकर जाए, कि हर हाजी को, आज़मीन को, जब तक वो स्मार्टफोन नहीं रखता, वो आप दो बातें भूल जाए, उसका वीज़ा गुम गया तो वीज़ा नहीं हो सकता, और दूसरी बात, हाँ अलबत्ता फिर बाद में उसके अल्टरनेट हैं, मगर नुस्ख का अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते तो रियाजुल जन्ना में एंटर होना नामुमकिन बात है। लगेज के ताल्लुक से क्या? लगेज के ताल्लुक से वही एक तब्दीली तो कुछ भी नहीं। एक आदमी को 20-20 केजी के 2 लगेज, और हैंड बैग पिछले साल 10 केजी था, अब उसको 7 केजी कर दिया गया है। दिस इज द ओनली चेंजेस। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता, कई लोग को जो है स्मार्टफोन इस्तेमाल करने नहीं आता, ऐसे लोग क्या करना चाहिए? ऐसे लोग क्या भी नहीं, सीखना जरूरी है। सेहत के बारे में क्यों बात करें? सेहत के बारे में कुछ नहीं, खाना कम खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, खाना कम खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। जाने से पहले रोज़ाना 10 किलोमीटर चलने की प्रैक्टिस करें। अल्लाह तबारक व तआला जो है आपकी सेहत को हमेशा अच्छा रखे और अच्छा रखे, ये हमारी दुआएं हैं।